रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। यह एक टॉपिक है जो सामान्यतः क्लास 8 स्टैंडर्ड के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, लेकिन इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस केवल क्लास 8 के लिए नहीं है, बल्कि जूनियर स्टूडेंट्स को भी इस टॉपिक के बारे में समझ होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं 9, 10 जो सेकेंडरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं और उसके साथ हायर सेकेंडरी क्लास के जो स्टूडेंट हैं, उसके अलावा जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं जो समान प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, रेलवे, एसआई इंस्पेक्टर का, आईएएस आईपीएस का, बीपीएससी जेपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, उनको तो इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए और इस टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए और बेहतर समझ होना चाहिए और एक अच्छा पकड़ होना ही चाहिए। इसके साथ ही जो बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं, बिजनेस एप्लीकेशन कर रहे हैं, चाहे बीबीए, एमबीए या इस प्रकार का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कहने का मतलब है इस धरती पर अगर मानव हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसको रिसोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्या है और रिसोर्स होता क्या है और रिसोर्स का महत्व क्या है और रिसोर्स के बारे में बहुत ही कुछ क्यों यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य है, जो प्राणी है, वह धरती पर रहने वाला एक प्राणी है, एक क्रिएचर है, जिंदा प्राणी है, जीवित प्राणी है, जो कि अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट्स। मानव होता है, जो प्राणी होता है, वह अन्योन्याश्रय क्रिया और प्रतिक्रिया इस धरती पर करता है और इस एनवायरनमेंट के ऊपर करता है। कहने का मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, जो सजीव जगत हैं, वे इस धरती का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्स क्या है, रिसोर्सेस क्या है, व्हाट इज द रिसोर्स और व्हाट आर रिसोर्सेस। कोई भी चीज जो जिसका वैल्यू हो, जिसका यूटिलिटी हो, जिसका मूल्य हो, जिसका उपयोगिता हो, चाहे उस चीज का वैल्यू किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हो, मानव के लिए हो, या उसका उपयोगिता किसी दूसरे चीज के लिए हो, तो वह रिसोर्स कहलाता है, संसाधन कहलाता है। रिसोर्स किसी दूसरे जीव जंतु प्राणी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और उसकी उपयोगिता दूसरे के लिए भी हो सकता है, लेकिन कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब मानव के नजरों में उसका मूल्य है, वैल्यू है, तो उसे रिसोर्स कहते हैं। तो रिसोर्स कहते हैं उसे, उस चीज को जिसका वैल्यू होता है मानव के लिए। तो आखिर रिसोर्स है क्या और रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो रिसोर्स तो समझ गए कि जो मानव के लिए उपयोगी है उसे रिसोर्स कहते हैं। और रिसोर्स क्या है, कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो ओवरऑल रिसोर्स विभिन्न प्रकार के रिसोर्स होते हैं। रिसोर्स एक तो होते हैं सजीव रिसोर्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं रिसोर्स, और एक होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव रिसोर्स होते हैं। इस प्रकार के भी रिसोर्स होते हैं। एक रिसोर्स होते हैं प्राकृतिक रिसोर्स, जो प्रकृति से मिला हुआ प्रकृति में है, प्राकृतिक रिसोर्स कहा जाता है। प्राकृतिक रिसोर्स में आ जाता है झरना आ गया, जंगल आ गया, सागर, महासागर, नदी, झरना इत्यादि, ये सब प्राकृतिक रिसोर्स आ गया। उसके बाद मैन मेड रिसोर्स है, जिसको आर्टिफिशियल रिसोर्स भी कहा जाता है। तो मैन मेड क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग, मानव जो होता है, वैल्यू एडिशन करता है, कुछ उसमें फिर बदल करता, कुछ ऐसा काम करता है और उसको रिसोर्स बना देते हैं। जैसे मानो एक बिल्डिंग बना दिया, एक ब्रिज बना दिया, एक डैम बना दिया, तो वो भी एक रिसोर्स हो गया। तो नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स। तो रिसोर्स को हम लोग इस कैटेगरी में भी बांट सकते हैं। कुछ रिसोर्स हैं जो इनएग्जॉस्टिबल हैं, जिसको कितना भी यूज करेंगे वह खत्म नहीं होगा। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। तो समानता ये सब रिसोर्स क्या होता है, कितना भी यूज किया जाए मानव के द्वारा तो समानता ये रिसोर्स खत्म नहीं होता है। तो इस प्रकार के रिसोर्स क्या बोला जाता है, नवीकरण योग्य रिसोर्स, मतलब इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। और उसके अलावा होता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स मतलब जो होता है वह समाप्य योग्य रिसोर्स होता है या समाप्य रिसोर्स होता है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स मतलब एक ऐसा रिसोर्स जो उसको इस्तेमाल करने के बाद, एक लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद या कुछ समय तक इस्तेमाल करने के बाद उसका या तो उसका लिमिटेशन है, उसका जो क्वांटिटी है, उसका मात्रा वह खत्म हो जाता है या उसका रूप में परिवर्तन हो जाता है, रूप बिगड़ जाता है, या रूप या यूं बोलेंगे खत्म हो जाता है, या उसका जो विशेषता या गुण है वो खत्म हो जाता है। तो इसको बोला जाता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। तुरंत खत्म हो जाता है या एक लंबे समय के बाद या कुछ देर के बाद वह संसाधन खत्म हो जाता है और उसके बाद वह रिसोर्स पुनः उस कंडीशन में हम दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते, उसको जनरेट नहीं कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं तो इतना ज्यादा लंबा समय लगेगा कि वह संभव नहीं है मानव के लिए कि उसको बनाने के लिए, मानव अस्तित्व के लिए इस जीवन में। जैसे कि
एग्जाम्पल हम लोग कोयला का ही ले सकते हैं या फॉसिल फ्यूल्स ले सकते हैं, पेट्रोलियम डीजल है। ये करोड़ों साल का इसमें करोड़ों साल का टाइम लगा है। उतना टाइम ह्यूमन बीइंग के पास नहीं है और उतना संसाधन नहीं है कि उस कंडीशन में उस तरह से कुछ ऐसा काम किया जाए कि अभी का जो पेड़ पौधा है जमीन के नीचे उतना गहराई में उसको ले जाया जा सके, उतना गहराई में उसको जाके उसको पहुंचाया जा सके और उसको इतना कंप्रेसर दिया जाए, उतना कंप्रेस किया जाए, इतना हीट दिया जाए कि फिर वह कोल के रूप में कन्वर्ट हो और ह्यूमन बीइंग जो है उसका इस्तेमाल करे। संभव ही नहीं है। एवरेज स्पान कितना है ह्यूमन बीइंग का? लगभग 65 वर्ष 60 वर्ष जो मानव जीवन ही लगभग है। वैसे तो मानव जीवन का कोई भी गारंटी नहीं है। मानव कभी भी अकाल मृत्यु हो सकता है, विभिन्न कंडीशन से मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो सकता है और विभिन्न जीव जंतु का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। तो कहने का मतलब है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स में क्या आ गया? कोल आ गया, कोयला आ गया, उसके बाद पेट्रोलियम आ गया, डीजल आ गया। इस प्रकार के जो रिसोर्सेस हैं ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हैं। तो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, तो रिसोर्स है, इस प्रकार से भी हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा रिसोर्स जो है बायोटिक रिसोर्स है और एबायोटिक रिसोर्स है। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? जैविक संसाधन। जैविक संसाधन में जीव जंतु प्राणी जगत आ जाता है। बायोटिक संसाधन इसमें पेड़ पौधे जंगल वगैरह आ जाते हैं। तो ये हो गया बायोटिक रिसोर्सेस मतलब जैविक संसाधन। इसके अलावा होता है एबायोटिक रिसोर्सेस मतलब अजैविक या अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में क्या आ गया? जिसमें सामान्यतः जीव हम बोलेंगे कि नहीं है, जैसे कि वाटर आ सकता है, विंड आ सकता है, हवा आ सकता है और विंड एनर्जी इसका इस्तेमाल करते हैं, और सूर्य का रोशनी या सूर्य मतलब सोलर एनर्जी। तो विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी जिसको हाइड्रो एनर्जी भी कहते हैं और सोलर एनर्जी, इस प्रकार के एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सब है एबायोटिक रिसोर्सेस मतलब अजैव रिसोर्सेस। और इसके अलावा भी रिसोर्स हैं, पोटेंशियल रिसोर्स है, जिसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रकार का संसाधन इतना मात्रा में शायद इस जगह में हो सकता है, लेकिन उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि वैसा कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी या कोई सर्वे या इस प्रकार का कुछ जो है वैज्ञानिक आधार पर हमारे पास डाटा नहीं है, वहां पर एक्सेस नहीं किया गया, वो टैप नहीं किया गया है। तो उसको बोला जाता है पोटेंशियल रिसोर्स मतलब संभाव्य रिसोर्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है आर्कटिक एरिया जो होता है। आर्कटिक एरिया के पास पूरा विश्व का पेट्रोलियम, वहां पर 25% पेट्रोलियम है। जितना दुनिया में पेट्रोलियम है उसका 25% पेट्रोलियम अंदाजा लगाया जा रहा है कि आर्कटिक जो है बेड है उस एरिया में है। उसके अलावा जो हिमालय के अलुवियल जलोढ़ एरिया है उसके बेसमेंट में भी अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके बेसमेंट में क्या है कि वहां पर लगभग वहां पर भी इसके अलावा भी ये पोटेंशियल रिसोर्सेस का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमालय का जो जलोढ़ एरिया है, अलुवियल एरिया है, वहां पर भी पेट्रोलियम के मतलब जो होने की संभावना है। इस प्रकार के संसाधन को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है। उसके बाद आता है एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स मतलब वास्तविक संसाधन जिसको टैप्ड किया गया है। मानव ने वहां तक अपना पहुंच बनाया है, उसको छुआ है, उस पर पहुंच बनाया है और अपना अस्तित्व वहां पर दर्शाया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के तंत्रों के द्वारा, उपकरणों के द्वारा। तो उसको बोला जाता है एक्चुअल रिसोर्स। उसको सर्वेट किया गया है, उस पर सर्वेक्षण किया गया है और आंकड़ा निकाला गया है और उसमें टेस्टिमोनियल लिया गया है, टेस्ट किया गया, आंकड़ा किया गया, सर्वे लिया गया है और पता चल गया कि यहाँ पर इस जगह में अमुक चीज है, अमुक मात्रा में है और इसका अमुक क्वालिटी है। जिस प्रकार से जो खाड़ी कंट्री है, गल्फ एरिया वगैरह, वहां पर 25.9% ऑयल पूरा विश्व का ऑयल वहां पर पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा रियल रिसोर्सेस। तो ओवरऑल इसका क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में कि रिसोर्सेज का कितना प्रकार है, किस प्रकार के हैं। तो मोटा मोटी विद्यार्थी को इसको जानना चाहिए। नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, उसके बाद बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स और उसके बाद रियल रिसोर्स। तो इस प्रकार रिसोर्स का वर्गीकरण किया जाता है सामान्यतः, और यही चीज एग्जामिनेशन में देना है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक भी पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थी को ये सब जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो ये सब हो गया रिसोर्स। तो रिसोर्स ये सब चीज है। रिसोर्स हमने जाना कि रिसोर्स क्या है और रिसोर्स कितने प्रकार के हैं और रिसोर्स के गुण के बारे में पता चला। इसके बाद क्या है कि रिसोर्स इतना महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है, विद्यार्थियों को क्यों जानना चाहिए? क्योंकि धरती जो पूरा ग्लोब है उसका एरिया तो सीमित है, लेकिन धरती पर कंडीशन बदल रहा है। एक तो धरती पर जो है ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। दुनिया में जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है?
सेंटर देखा जाए तो धरती पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एशिया में है। एशिया में एशियन कंट्री में आ गया, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान वगैरह कंट्री जो आ गया, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में है। उसके बाद पॉपुलेशन अफ्रीका में है और दुनिया के देशों में भी पॉपुलेशन है। तो कुल मिला के देखा जाए कि दुनिया में जितना पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन का सामना यह धरती ग्लोब कर रही है। ओवर पॉपुलेशन जब आया तो क्या क्या समस्या धरती के साथ आया? सबसे पहला बहुत सारी समस्या आया। एक तो ह्यूमन बीइंग ने संसाधनों का रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने लगा अपने स्किल के द्वारा और वैज्ञानिक के तरीकों के द्वारा संसाधनों का एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, इस्तेमाल करना शुरू किया। कल कारखाने लगाए और उसमें वैल्यूडेशन किया, तोड़ा मोड़ा और विभिन्न प्रकार के उसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह किया। तो लोगों ने संसाधन का निर्माण किया। ह्यूमन सिविलाइजेशन को फलने फूलने में बहुत मदद मिला। लोग अपने जीवन को ऊंचा किए, वहीं पर इन्वायरमेंट को भी बहुत डैमेज कर दिया लोगों ने। तो ये सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर आ गया रिसोर्स के लिए। देखिए, रिसोर्स अभी दुनिया में सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा चैलेंज है दुनिया के सामने। एनर्जी का समस्या है, चैलेंज है पूरा दुनिया के लिए। तो एनर्जी का समस्या है, तो जिसके चलते पूरा दुनिया के लोग अंधाधुन आज इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? अंधाधुन इस्तेमाल कर रहे हैं पेट्रोलियम का और ये सब कोल का, यूरेनियम का। तो ये सब सारे रिसोर्स जो धरती से ही लिया गया, धरती के अंदर से लिया गया है, अब ये तो मतलब खत्म होने के कगार पर है। और इसके अलावा ये जितने भी ये रिसोर्स का इस्तेमाल जो कर रहे हैं लोग आज आधुनिक जीवन शैली को अख्तियार करने के लिए, आधुनिक जीवन शैली को जीने के लिए या इस प्रकार की चीज़ों का करने के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है, आज एरोप्लेन, एसी या इस प्रकार के जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग गैस, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इसमें उत्सर्जित हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हो रहे हैं। कहने का मतलब है जितने भी आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे कल कारखाने इस्तेमाल हो रहे हैं, बड़े बड़े मशीन चल रहे हैं, प्लेन चल रहे हैं, बड़े बड़े कल कारखाने में अत्याधुनिक मशीन जो चल रहे हैं, जनरेटर चल रहे हैं, ये सारे इमिशन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं एक जहरीला गैस, ग्रीन हाउस गैस, जो कि क्या कर रहे हैं? ओजोन परत को डैमेज कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, डिप्लीशन कर रहे हैं। ओजोन गैस क्या है? यहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा, विद्यार्थी पूछता है। बहुत सारे ओजोन जो बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। कौन कौन सा गैस है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उसके बाद कार्बन के बाद मीथेन है, CH4, वाटर, ये सभी जिम्मेदार होता है। और भी कार्बन मोनोऑक्साइड, विभिन्न प्रकार के जो जहरीला और नॉक्सस गैस है, ये सब जाके क्या कर रहे हैं? ओजोन परत का डिप्लीशन कर रहे हैं। तो ये तो देख ही रहे हैं, आज हमारे पोल के पास बहुत सारा वहां पर परत जो है कमजोर हो गया है, परत मतलब क्षय हो गया, डिप्लीशन हो गया है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने का कारण क्या है और उसका परिणाम क्या है? तो कारण यही है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का, मशीन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। तो लोगों को सबसे पहला तो क्या करना है कि यहाँ पर एक समाधान देना है कि एनवायरनमेंट को डैमेज होने से, चौपट होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो पहले अत्याधुनिक जितना भी टेक्नोलॉजी वगैरह है या ये सब चीजें, संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल करना होगा लोगों को। और इसके अलावा एक सब्स्टिट्यूट खोजना पड़ेगा। इसका सब्स्टिट्यूट, बेहतर सब्स्टिट्यूट जो अभी डेवलप हो चुके हैं उसको और डेवलप करना पड़ेगा और वैसे तकनीक को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि पॉल्यूशन को पॉल्यूट नहीं करते हैं, डैमेज नहीं करते हैं। मतलब जो है पेट्रोलियम और इस प्रकार के जो हानिकारक गैस उत्सर्जन जिस क्रिया में होता है, जिस मशीन में होता है, वैसा काम नहीं करना है। तो उसका अल्टरनेट डेवलप करना है एनर्जी के लिए, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है और हाइड्रो एनर्जी है, वाटर से बनाया हुआ पावर है। इस प्रकार के जो है सब्स्टिट्यूट जो विकल्प खोजने होंगे और बनाना होगा लोगों को, ह्यूमन बीइंग को। इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी हो रहा है, लेकिन बहुत सारा प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में नहीं होने का कारण है कि बहुत ही खर्चीला, बहुत ही महंगा है और टेक्नोलॉजी बहुत ही जटिल है। तो इस टेक्नोलॉजी को आसान बनाना पड़ेगा। तो ये कौन बनाएगा? ये वैज्ञानिक लोग बनाएंगे। और आज जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोग बनाएंगे। चाहे वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, चाहे नेता बनेंगे या अभिनेता बनेंगे, तो इसका समाधान आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि आज के जो मानव है इस धरती पर, यही मानव रहने वाले हैं संपूर्ण धरती पर। और सारे इस धरती का सेहत जो है डिपेंड करता है धरती के लोगों का व्यवहार। और धरती के लोगों का व्यवहार अगर अपना नहीं सुधारेंगे तो धरती डैमेज होगा और उसके बाद मानव अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से एक बार धरती पर एस्टेरॉयड का इंपैक्ट हुआ और डायनासोरों का इस प्रकार बड़े बड़े जीव जंतुओं का एक्सटिंक्शन, विलुप्ति हो गया इस धरती से। और अभी देख रहे हैं बहुत सारे जीव जंतु जो इन्वायरमेंट, बहुत सारे जीव जंतु जो विलुप्त हो चुके हैं और विलुप्त हो चुके हैं और जो विलुप्ति के कगार पे हैं, एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। कारण क्या है? इसका जो मेजर कारण है वह है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, उत्सर्जन जो हो रहा है
अत्याधुनिक टेक्नोलॉजिकल कारखाने चल रहे हैं, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। लोगों को सुधरना पड़ेगा और इसमें अवेयरनेस करना पड़ेगा स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और दुनिया के लेवल पर। सबसे जरूरी चीज है एनवायरनमेंट। तो यह समस्या है इस चैप्टर में।